नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुबह 7 बजे की हेडलाइंस के साथ। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने रविवार को बुलाई सर्वदलीय बैठक। सदन को सुचारू रूप से चलाने पर होगी चर्चा। सोमवार से शुरू हो रहा है संसद सत्र। उत्तराखंड में फिर लगा राष्ट्रपति शासन। हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने 27 अप्रैल तक लगाई रोक। हाईकोर्ट में बागी कांग्रेस विधायकों की याचिका पर सुनवाई आज। ओडिशा और महाराष्ट्र समेत उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में गर्मी का कहर। तितलागढ़ में पारा 47 के पार। असम, अरुणाचल समेत पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश से नदियों के जलस्तर में इजाफा। आतंकी मसूद अजहर पर प्रतिबंध में अड़ंगा डालने वाले चीन को भारत का जवाब। उइगर नेता को दिया वीजा। चीन ने जताई कड़ी आपत्ति। भारत ने 170 देशों के साथ पेरिस जलवायु समझौते पर किए हस्ताक्षर। पहले दिन एक साथ सबसे ज्यादा देशों ने दस्तखत कर बनाया रिकॉर्ड। बान की मून ने कहा, ऐतिहासिक पल। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सदन की बैठक सुचारू रूप से चलाने के तौर तरीकों पर विचार के लिए रविवार को सभी दलों की बैठक बुलाई है। संसद का सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है और 13 मई तक चलेगा। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के खिलाफ कांग्रेस और वाम दलों की गोलबंदी और इस मुद्दे को सदन में उठाए जाने की संभावनाओं के बीच ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पिछले महीने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन के बाद राज्य की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अवकाश पर चल रहे संसद के बजट सत्र का सत्रावसान किया गया था ताकि इस संबंध में अध्यादेश लाया जा सके। उत्तराखंड में 24 घंटे के भीतर दोबारा राष्ट्रपति शासन लग गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले पर 27 अप्रैल तक रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य से राष्ट्रपति शासन हटाने का फैसला दिया था। शीर्ष अदालत ने केंद्र को राष्ट्रपति शासन नहीं हटाने का निर्देश भी दिया है। इस बीच हाईकोर्ट में 9 बागी कांग्रेस विधायकों की याचिका पर आज सुनवाई होगी। उत्तराखंड के राजनीतिक संकट में नया मोड़ आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। ये रोक 27 अप्रैल तक के लिए है। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वो 27 अप्रैल तक राष्ट्रपति शासन नहीं हटाए। प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन जो क्वाश कर दी गई थी वो क्वाशिंग अब नहीं मानी जाएगी। वही पोजीशन चलेगी जो कल थी या परसों थी, नेमली गवर्नर वाली पोजीशन चलेगी। लेकिन कोर्ट ने उसके साथ एक राइडर और ऐड किया है कि सरकार प्रेसिडेंट रूल रिवोक नहीं करेगी 27 तारीख तक। शीर्ष अदालत ने 26 अप्रैल तक हाईकोर्ट का लिखित फैसला सभी पक्षों को देने को कहा है। इसकी प्रति सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखी जाएगी। अदालत ने हरीश रावत और मुख्य सचिव को नोटिस भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये फैसला दोनों पक्षों के हित में हुआ है, न कि मेरिट पर। हम भी ये चाहते हैं कि ये मामला मेरिट पर निर्णित हो जाए, जल्दी निर्णित हो जाए, क्योंकि हमारे राज्य के अंदर जो पिछले कुछ समय से राजनीतिक अस्थिरता व्याप्त है उससे डेवलपमेंट राज्य का हैम्पर हो रहा है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रपति शासन हटाने और कांग्रेस सरकार बहाल करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने 29 अप्रैल को शक्ति परीक्षण कराने का निर्देश भी दिया था। कांग्रेस के 9 बागी विधायकों ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका देकर उन्हें शक्ति परीक्षण से अलग रखने के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। अरुणा ठाकुर, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 6 हस्तियों को राज्यसभा के लिए नामांकित किया है। इनमें बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी और नवजोत सिंह सिद्धू शामिल हैं। इसके अलावा पत्रकार स्वप्नदास गुप्ता, अर्थशास्त्री नरेंद्र जाधव, अभिनेता सुरेश गोपी और बॉक्सर मैरी कॉम को भी राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। दक्षिण भारत के 3 राज्यों तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरल में शुक्रवार को अधिसूचना जारी होते ही नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हो गई। इस कड़ी में पहले दिन तीनों राज्यों से अलग अलग पार्टियों से कुल 122 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा, जिनमें केरल के मंत्री तिरुवंचूर राधाकृष्णन, पूर्व वित्त मंत्री के एम मनी,
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कुमानम राजशेखरन, कांग्रेस के वी मुरलीधरन, पद्मजा वेणुगोपाल, डीएमके के एस मुथुस्वामी जैसे बड़े चेहरे शुमार रहे। नामांकन भरने की आखिरी तारीख 29 अप्रैल है, लेकिन अगले सोमवार तक अवकाश की वजह से नामांकन नहीं भरे जा सकेंगे। 30 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 2 मई है। तमिलनाडु की 234, केरल की 140 और पुदुचेरी की 30 विधानसभा सीटों पर 16 मई को मतदान होना है, जबकि तीनों राज्यों में वोटों की गिनती पश्चिम बंगाल और असम के साथ 19 मई को तय है। और अधिसूचना जारी होने के साथ ही तमिलनाडु में चुनावी रंग जोर पकड़ने लगा है। मुख्य मुकाबला मौजूदा मुख्यमंत्री जे जयललिता की पार्टी AIADMK, डीएमके कांग्रेस गठबंधन और PWF के बीच है। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों पर 16 मई को मतदान होना है। नतीजे 19 मई को आएंगे। तमिलनाडु में राजनीतिक पार्टियां लोक लुभावन वादों के जरिए वोटरों को अपने पक्ष में करने में जुटी हैं। शराबबंदी और पेट्रोल के दामों को सीमित करने पर पार्टियों का खासा जोर है। AIADMK पूर्ण शराबबंदी की बात कह रही है। मुख्यमंत्री जयललिता के मुताबिक पहले शराब बेचने वाली दुकानों के खुलने का समय कम किया जाएगा और फिर उनकी तादाद घटाई जाएगी। वहीं DMK भी घोषणा पत्र में राज्य में पूर्ण शराबबंदी के साथ साथ लोकायुक्त के गठन का वादा कर रही है। पार्टी किसानों को स्मार्टफोन, कर्ज माफ करने के साथ ही शहरी इलाकों में बस स्टैंड, सरकारी कार्यालयों, कोर्ट परिसरों, अस्पतालों और पुस्तकालयों में वाईफाई सेवा देने का वादा कर रही है। छात्रों को 3G और 4G सुविधायुक्त लैपटॉप और टैबलेट देने का भी वादा है। राज्य में अलग अलग सिंचाई मंत्रालय, 50,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती की भी बात कही गई है। Every manifesto, whenever it will come to the public, the manifesto of the DMK is the hero. Hero, that means main feature in the every manifesto during the last election, this election is the salient features of the manifesto is very, 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 very important. बीजेपी ने भी राज्य में घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में विकास से लेकर रोजगार तक कई लोक लुभावन वादे किए गए हैं। खास बात राज्यों में बैलों के खेल जल्लीकट्टू का आयोजन है। किसानों के सभी ऋणों की माफी के साथ ही गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं को शादी के लिए 8 ग्राम सोना देने का वादा किया गया है। इसके अलावा कृषि के लिए अलग से बजट और लोकायुक्त के गठन का भी ऐलान किया गया है। साथ ही पार्टी ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की बात कही है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। और अब खबरें सूखे और जल संकट की। ओडिशा में भीषण गर्मी से अब तक 72 लोग जान गंवा चुके हैं। राज्य के 30 में से आधे जिलों में इस समय जानलेवा लू चल रही है। कुछ जिलों में तापमान 45 डिग्री के ऊपर पहुंच गया है। टीटलागढ़ में कल पारा 47.5 डिग्री तक पहुंच गया। सोनेपुर में यह 46.3 डिग्री रहा। वहीं बोलंगीर और सुंदरगढ़ में तापमान 46 डिग्री रहा। राज्य में अगले कुछ दिनों तक गर्म हवाओं से निजात मिलने की उम्मीद नहीं है। अभी काफी मॉइस्चर रह रहा है 40 to 45% लोअर पार्ट में, अब टेम्परेचर भी राइज कर रहा है। इसका प्रभाव से यदि कई एक दो जगह में कहां पर हल्का सा बारिश हो सकता है, लेकिन वो टेम्परेचर कमाने का सपोर्ट नहीं करेगा। इसीलिए हम लोग नेक्स्ट 5 डेज तक सीवियर हीट वेव का वार्निंग रखा है। जो काल के लिए सीवियर हीट वेव रखा है, लेकिन परसों से हीट वेव वार्निंग किया है उड़ीसा में। केंद्र सरकार ने कर्नाटक, पुदुचेरी और अरुणाचल प्रदेश को बाढ़ और सूखा राहत के लिए 842.7 करोड़ रुपए की सहायता को मंजूरी दी है। इसमें से 723 करोड़ 23 लाख रुपए कर्नाटक को, 35 करोड़ 14 लाख रुपए पुदुचेरी को और 84 करोड़ 33 लाख रुपए अरुणाचल प्रदेश को दिए जाएंगे। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई उच्च समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली, कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह और गृह सचिव राजीव महर्षि भी बैठक में मौजूद थे। महाराष्ट्र और कर्नाटक समेत 10 राज्य सूखे पीड़ित घोषित किए गए हैं। केंद्र सरकार की तरफ से अब तक करीब 10,000 करोड़ रुपए इन राज्यों को दिए जा चुके हैं। इधर विपक्षी पार्टियां देश में सूखे की स्थिति के मुद्दे को संसद में उठाने की तैयारी में हैं। संसद का अगला सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है।
मराठवाड़ा में प्रशासन जल संकट से निपटने में काफी चुस्ती का दावा कर रहा है। करीब 3000 टैंकर 8 जिलों की प्यास बुझाने में लगे हैं। बावजूद इसके लोगों को पानी के लिए खासी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। पेश है हमारे संवाददाता अरविंद कुमार सिंह की खास रिपोर्ट। रात के 10 बजे हैं, लेकिन औरतें पानी की तलाश में चक्कर काट रही हैं। यह नजारा है बीड़ के अंबाजोगाई के संत कबीर नगर मोहल्ले का। मजदूरी कर जीवन यापन करने वाली ये औरतें मीलों का रास्ता तय करने को मजबूर हैं। इसी इलाके में मराठवाड़ा के दिग्गज नेता रहे गोपीनाथ मुंडे का घर है। टैंकर से पानी की आपूर्ति की जा रही है, लेकिन स्थानीय लोग इसके बंटवारे में भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। 1-2 किलोमीटर जाना पड़ता है पानी के वास्ते, और दर घूमते हैं तो भी फिर हमको पानी कोई देता नहीं। हर एक घर को हम पहुंचते हैं पानी दो, लेकिन कोई एक घड़ा भर के नहीं देता है साफ पानी। वैसे तो मराठवाड़ा में प्रशासन ने जल संकट से निपटने के लिए कई तरह के इंतजाम किए हैं। टैंकरों से पानी की आपूर्ति हो रही है, लेकिन यह विशाल आबादी के लिए नाकाफी है और यहाँ लोगों की दिनचर्या बदलने के साथ ही साथ खासतौर पर औरतों और बच्चों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा नजारा केवल बीड़ का नहीं है, मराठवाड़ा के तमाम इलाकों में पानी ने गरीबों की दिनचर्या बदल दी है। सबसे बुरी हालत उन महिलाओं की है जिन्हें दिन भर कड़ी मजदूरी के बाद बूंद बूंद के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। बच्चे भी स्कूल छोड़ लाइनों में लगने को विवश हैं और यही हालत बुजुर्गों की भी है। आज ये हमेशा यहाँ 8 दिन को, 10 दिन को, 11 दिन को एक बार ही टैंकर आता है ना। आता है तो गंदा पानी आता है। हम गरीबी लोग हैं। अभी कौन बोलता है ये करो वो करो, बाद में दवाखाने में जाने का पैसा कहाँ से लाने का? बताओ हम लोग को, तुम क्या करने का हम लोग ने। शहर और देहात के आसपास के अधिकतर जल स्रोत सूख चुके हैं। जहां कुछ पानी आ भी रहा है तो वो भी प्रदूषित है। हालांकि बीड़ का जिला प्रशासन राहत पहुंचाने के लिए मुस्तैदी से जुटा है, लेकिन तस्वीरों से साफ है कि प्रशासनिक प्रयास नाकाफी हैं। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, मराठवाड़ा। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में कुएं में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये बच्चे कुएं से पानी निकालने की कोशिश कर रहे थे। हादसे के फौरन बाद बच्चों को निकालने की कोशिश हुई, हालांकि उन्हें जिंदा नहीं बचाया जा सका। ये इलाका इस वक्त सूखे की चपेट में है। पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में भूस्खलन से भारी तबाही हुई है। तवांग जिले में हुए भूस्खलन में 16 लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोगों के अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका है। बचाव के काम में तेजी लाने के लिए एनडीआरएफ की टीमों को लगाया गया है। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले के फामला गांव की हैं। मूसलाधार बारिश और उसके बाद हुए भूस्खलन की वजह से 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लापता हैं। मरने वालों में ज्यादातर मजदूर हैं जो पड़ोसी राज्यों से यहां काम करने आए थे। भूस्खलन से इलाके की रिहायशी इमारतों को भी नुकसान पहुंचने की खबरें हैं। जिले में पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से इलाके में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। मुख्यमंत्री कालीखोपुल ने हादसे की रिपोर्ट तलब की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। कलम गवाह है में इस बार मुलाकात वरिष्ठ पत्रकार और संपादक हरिजय सिंह के साथ। राजीव गांधी को जीन्स से कुर्ते पैजामे में ट्रांसफॉर्म क्लोजली देखा। 45 मिनट्स ऑफ द रिकॉर्ड ये मुझसे बातचीत की। फ्री मूवमेंट हो, एंट्री परमिट, एग्जिट परमिट टू बिगिन विद। बाद में जब ज़्यादा अपने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो जाएगा तो ये भी खत्म कर दिया कि एग्जिट परमिट और परमिट। कलम गवाह है श्रेष्ठ संपादकों से संवाद, सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर।
सरोजनी नायडू स्वतंत्रता सेनानी, कवयित्री और वक्ता, कांग्रेस की अध्यक्ष निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय महिला सरोजनी ने 13 साल की उम्र में रची थी पहली कविता। आजादी के बाद वो बनी देश की पहली महिला राज्यपाल। भारत कोकिला के नाम से मशहूर सरोजनी नायडू है नारी शक्ति की अनूठी मिसाल। सादगी से भरपूर लेकिन शब्द संसार के जादूगर। थिसॉरस में ये बताया जाता है कि आपको अर्थ के लिए शब्द देते हैं। अगर रात है तो उसकी अपोजिट वर्ड अगले बार दिन के आ जाएंगे। अगर वहाँ रात के 4 पहर थे तो या सुबह से लेकर के रात तक शाम तक पहुँचेंगे। मीलिय शख्सियत में हिंदी कोशकारिता में मील के पत्थर के रूप में बहुप्रशंसित समानांतर कोश के जनक श्री अरविंद कुमार सिंह, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। उद्योगपति विजय माल्या को कानूनी कार्रवाई के लिए भारत लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि माल्या के निलंबित पासपोर्ट को जल्द ही रद्द किया जाएगा। पासपोर्ट रद्द करने के बाद उन्हें ब्रिटेन से भारत लाने के लिए औपचारिक निवेदन किया जाएगा। सरकार इसके लिए कानूनी सलाह ले रही है। पासपोर्ट रद्द होने के बाद माल्या भारतीय नागरिक के रूप में ब्रिटेन में रहने के लिए अयोग्य हो जाएंगे। माल्या पर बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए बकाया है। वहीं IDBI कर्ज धोखाधड़ी मामले में माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी हुआ है। Basically, they have now written to us that there is a non-bailable warrant issued against Sri Mallya, and on the basis of that non-bailable warrant, that MEA should consider initiating steps for the deportation of Sri Mallya. So the two things will happen separately. I mean, there is the issue of the revocation of his passport, and there is also the issue of his deportation. पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित की बातों का खंडन करते हुए भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत जारी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ना तो इसे निलंबित किया गया है और ना ही ये रुकी है। दोनों देशों के बीच बातचीत कई स्तर पर चल रही है। विदेश मंत्रालय प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा कि भारत ने अभी पठानकोट हमले की जांच के लिए पाकिस्तान जाने की मांग नहीं की है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर पाकिस्तान ने 26 नवंबर को मुंबई आतंकी हमले की जांच के लिए किसी और गवाह की मांग करता है तो इसे मुहैया कराया जाएगा। I have made statements, and so has my Pakistani counterpart. So this should give you clarity that the dialogue process has not been suspended. The rest, of course, is a matter of detail. As and when I have something definite to tell you, I will. जैश-ए-मोहम्मद सरगना मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास पर चीन के विरोध के बाद भारत ने चीन के उइघुर प्रांत के नेता दालकुन ईसा को भारत ने धर्मशाला आने की इजाज़त दे दी है। दालकुन फिलहाल जर्मनी में है और चीन उन्हें आतंकवादी मानता है। उसके खिलाफ चीन के अनुरोध पर इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर रखा है। ईसा अगले महीने धर्मशाला आने वाले हैं, जहां एक सम्मेलन में भाग लेने के अलावा तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से भी वो मुलाकात करेंगे। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भारत के इस निर्णय पर आपत्ति जताई है और कहा है कि ईसा आतंकवादी है और उसे पकड़ना सभी संबंधित देशों का कर्तव्य है। लेकिन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी सिर्फ मीडिया के जरिए मिली है और वो इस मसले पर तथ्यों को पता करने की कोशिश करेंगे। भारत समेत 170 से ज्यादा देशों ने संयुक्त राष्ट्र में ऐतिहासिक पेरिस जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसके तहत ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए तमाम विकसित और विकासशील देश मिलकर काम करेंगे। एक दिन में किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर इतने सारे देशों के एक साथ हस्ताक्षर करके ये एक नया रिकॉर्ड बना है। शुक्रवार को 171 देश जलवायु परिवर्तन पर साझा लड़ाई के लिए सहमत हो गए। भारत की तरफ से पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस ऐतिहासिक समझौते पर दस्तखत किए। उन्होंने कहा कि इस समझौते से गैस उत्सर्जन में कटौती पर देशों की गंभीरता की परख होगी। इस मौके पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने कहा कि यह ऐतिहासिक पल है और हम बेहतर भविष्य के लिए ये समझौता कर रहे हैं। We are in a race against time. I urge all countries to move quickly to join the agreement at the national level so that the Paris Agreement can enter into force as early as possible. संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन समझौते के लागू होने के लिए कम से कम 55 देशों को अपने यहाँ इस समझौते को मंजूरी देनी होगी। इन देशों का वैश्विक उत्सर्जन कम से कम 55% होना जरूरी है।
इसके बाद 30 दिन में ये समझौता लागू हो जाएगा। Looks forward to formally joining this agreement this year, and we call on all of our international partners to do so. इससे पहले 12 दिसंबर 2015 को पेरिस में भारत समेत 195 देश जलवायु परिवर्तन के खिलाफ साझा लड़ाई के लिए सहमत हुए थे। तब दुनिया भर के तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर सीमित करने का लक्ष्य रखा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भारत ने चीन के साथ अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। पिछले साल भारत में कुल 63 अरब डॉलर की FDI परियोजनाएं आईं, जबकि चीन में 56.6 अरब डॉलर और अमेरिका में 59.9 अरब डॉलर का निवेश आकर्षिक किया। द फाइनेंशियल टाइम्स के FDI इंटेलिजेंस की रिपोर्ट से ये जानकारी सामने आई है। पिछले साल भारत में 697 परियोजनाएं आई और इनमें 8% का इजाफा हुआ। बड़ी कंपनियों में फॉक्सकॉन ने 5 अरब डॉलर और सनएडिशन ने 4 अरब डॉलर की परियोजनाओं में निवेश की हामी भरी है। पिछले साल कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस और गैर पारंपरिक ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े निवेश आए हैं। सीरिया के उत्तरी शहर अलेप्पो पर सरकारी सेनाओं के हमले जारी हैं। शुक्रवार को सीरियाई सेना के हवाई हमलों में कम से कम 25 लोग मारे गए, जबकि 40 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। इस बीच राजधानी दमिश्क के नजदीक एक सरकारी विमान में शुक्रवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस्लामिक स्टेट ने दावा किया है कि इस विमान का पायलट उसके कब्जे में है। दूसरी तरफ जिनेवा में सीरिया शांति वार्ता दोबारा शुरू करने की कोशिशें जारी हैं। संयुक्त राष्ट्र के दूत स्टेफन द मिस्तूरा ने उम्मीद जताई है कि अगले बुधवार तक वार्ता दोबारा शुरू हो जाएगी। सरकारी पक्ष के राष्ट्रीय सरकार बनाने के प्रस्ताव पर मिस्तूरा ने कहा है कि इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। With the government, we have been trying to go deeper on their own vision, concept, but getting more practically into deeper details of what they understand to be a broad-based government. What do you mean by that? Is this going to be cosmetic? Is it going to be real? And if it is real, what does it mean for the opposition? इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने यमन शांति वार्ता की प्रगति पर संतोष जताया है। संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत इस्माइल शेख अहमद के मुताबिक कुवैत में जारी बातचीत के दौरान सभी पक्षों ने सकारात्मक रुख दिखाया है। इस दौरान यमन में युद्ध विराम लागू करने, शांति कायम रखने की शर्तों और शांति समितियां बनाने पर चर्चा हुई। वार्ता के दौरान शिया हूथी लड़ाकों ने यमन में शांति के लिए सऊदी गठबंधन सेनाओं की वापसी की अपनी मांग दोहराई है। بإمكاني أن أقول لكم اليوم الأجواء كانت إيجابية جدا في المجلسة، وتطرقنا أساسا إلى 3 نقاط اليوم عندما جلسنا مع بعض. النقطة الأولى كانت تتعلق بالضبط بوقف إطلاق النار والطريقة التي يمكن أن نثبت بها وقف إطلاق النار. अमेरिका ने कहा है कि विदेशों के बैंकों के साथ ईरान के लेन देन पर उसे कोई ऐतराज नहीं है। शुक्रवार को न्यूयॉर्क में ईरान विदेश मंत्री जवाद जरीफ से मुलाकात के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने कहा कि परमाणु विवाद से जुड़े प्रतिबंध खत्म होने के बाद इसे लेकर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। इससे पहले अमेरिका ने कहा था कि वो ईरान को अपने बैंकिंग सिस्टम में शामिल नहीं करेगा। I want to emphasize, we lifted our nuclear-related sanctions as we committed to do, and there are now opportunities for foreign banks to do business with Iran. Unfortunately, there seems to be some confusion among some foreign banks, and we want to try to clarify that as much as we can. We hope that the statement made today by Secretary Kerry will begin to open the difficult path that has been closed because of concerns that banks had about the U.S. approach towards implementation of the commitments on the JCPOA. उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कल अ स्टोरी ऑफ होप नाम की डॉक्यूमेंट्री फिल्म की स्क्रीनिंग की। इस फिल्म में 80 के दशक में मुस्लिम लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा के प्रति सकारात्मक सोच को दिखाया गया है। इस मौके पर फिल्म अभिनेत्री शर्मिला टैगोर, योजना आयोग के पूर्व सदस्य सैयदा हमीद और शबनम हाशमी भी मौजूद थीं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि योग को मजहब से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। वो दिल्ली में हो रहे अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव के समापन समारोह में बोल रहे थे।
दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 20 तारीख से चल रहे योग उत्सव में देश भर से आए हुए योग गुरुओं ने हिस्सा लिया। विशेष रूप से सक्षम ये बच्चे अपनी प्रतिभा के जरिए लोगों को योग के लिए जागरूक कर रहे हैं। 3 दिन तक योग को बढ़ावा देने के लिए इस खास कार्यक्रम का कल समापन हो गया। इस मौके पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि योग को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलना भारत की कूटनीतिक सफलता है। योगा की कभी मजहबी पहचान नहीं हो सकती है। योगा की पहचान है तो सांस्कृतिक पहचान है। योगा की पहचान कभी ये मजहबी नहीं हो सकती। लेकिन कुछ लोग दिमाग चलता रहता है, वही सामंजस्य, संतुलन और समग्रता का अभाव है, इसलिए बातें बोलते रहते हैं। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री श्रीपाद नायक ने बताया कि इस साल चंडीगढ़ में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम पिछले साल के मुकाबले ज्यादा बड़ा होगा। हम सेकेंड इंटरनेशनल योगा डे यहाँ करेंगे, अपना चंडीगढ़ में करेंगे और इसे ज़्यादा संख्या में लोग उसमें उपस्थित होंगे, क्योंकि राजपथ पर और संख्या हम इसको ऐड करना नहीं चाहते नहीं, होता नहीं था। इसलिए चंडीगढ़ में हमने इसलिए चुना है कि बड़े पैमाने पर वो कार्यक्रम हो। ये कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों के लिहाज से किया गया था। पिछले साल संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ऐलान किया था। बीते साल दिल्ली के राजपथ में हुए कार्यक्रम में करीब 35,000 लोगों ने हिस्सा लिया था। नौ विक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। आज 20वीं सदी के महान फिल्मकार सत्यजीत रे की पुण्यतिथि है। पूरी दुनिया में उन्होंने भारतीय सिनेमा को एक नई पहचान दिलाई। सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान के लिए सत्यजीत रे को भारत रत्न, दादा साहब फाल्के और ऑस्कर जैसे प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा गया। आइए याद करते हैं कालजयी फिल्मों के रचनाकार सत्यजीत रे को उनकी पुण्यतिथि पर। याद रखिए, शतरंज का एक अहम उसूल है जो कभी तोड़ा नहीं जाता। कौन सा उसूल? जिस मोहरे को हाथ लगा लिया उसी का चलना लाजमी है। आम से दिखने वाले सत्यजीत रे जैसा नजरिया बिरले ही मिलता है। सत्यजीत रे भारतीय सिनेमा का एक ऐसा नाम है जिसके काम को पूरी दुनिया ने सराहा। 2 मई 1921 को कोलकाता में जन्मे सत्यजीत रे न सिर्फ एक बेहतरीन लेखक बल्कि एक अलहदा फिल्मकार थे। अपनी पहली फिल्म पाथेर पांचाली के लिए ही उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते, जिसमें कान फिल्म फेस्टिवल का श्रेष्ठ मानवीय दस्तावेज का सम्मान भी शामिल है। पाथेर पंचाली के लिए पत्नी के जेवर गिरवी रखे, तमाम संघर्ष सहे, लेकिन इस फिल्म की सफलता ने उनके सभी कष्ट दूर कर दिए। इसके बाद अपुर संसार, अपराजितो जैसी फिल्मों में उन्होंने जिस सादगी से ग्रामीण जीवन को दिखाया वो बेमिसाल है। वहीं शतरंज के खिलाड़ी जैसी फिल्मों से अलग ही संदेश दिया। गिरिया कह रही थी खुदा न खास्ता आपके सर में। आपको क्या? और आप उस नामुराद मीर साहब के साथ? बेगम, हमारे दोस्त को क्यों बुरा कह रही हैं आप? सत्यजीत रे के काम के आगे सम्मान भी छोटे पड़ गए। भारत रत्न, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के अलावा उन्हें 1992 में लाइफ टाइम अचीवमेंट का ऑस्कर अवार्ड भी मिला। चार्ली चैपलिन के बाद सत्यजीत रे फिल्मी दुनिया के दूसरे ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा था। 70 साल की उम्र में 23 अप्रैल 1992 को दुनिया से रुखसत हुए सत्यजीत रे के साथ फिल्मी दुनिया के एक युग का अंत हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आखिर में हेडलाइंस पर एक नजर। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने रविवार को बुलाई सर्वदलीय बैठक। सदन को सुचारू रूप से चलाने पर होगी चर्चा। सोमवार से शुरू हो रहा है संसद सत्र। उत्तराखंड में फिर लगा राष्ट्रपति शासन। हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने 27 अप्रैल तक लगाई रोक। हाईकोर्ट में बागी कांग्रेस विधायकों की याचिका पर सुनवाई आज। ओडिशा और महाराष्ट्र समेत उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में गर्मी का कहर।
तितलागढ़ में पारा 47 के पार। असम, अरुणाचल समेत पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश से नदियों के जलस्तर में इजाफा। आतंकी मसूद अजहर पर प्रतिबंध में अड़ंगा डालने वाले चीन को भारत का जवाब। उइगर नेता को दिया वीजा, चीन ने जताई आपत्ति। भारत ने 170 से ज्यादा देशों के साथ पेरिस जलवायु समझौते पर किए हस्ताक्षर। पहले दिन एक साथ सबसे ज्यादा देशों ने दस्तखत कर बनाया रिकॉर्ड। बान की मून ने कहा ऐतिहासिक पल। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।